मेरा नाम गोपाल है। मेरी उम्र 35 साल है। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ही शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मुझे अपने तीनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। उनके अच्छे फ्यूचर के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मेरे अपने कपड़ों की दुकान है जो आजकल कुछ कम चलती है। मेरी शादी मेरी एक दोस्त से हो गई। वह तो बहुत ही खूबसूरत है मगर ज़ुबान की बहुत तीखी है। जो दिल में आता है वह मुँह पर ही बोल देती है। फिर चाहे आगे वाले को अच्छा लगे या ना लगे। मैं समझाता रहता हूँ कि ऐसा ना करे, आगे वाले को बुरा लगेगा। तो वह मुझसे कहती है, बुरा क्यों लगेगा? मैं किसी से डरती नहीं हूँ, लेकिन उसे मेरी बात समझ में नहीं आती है कि मैं उसको फ़ायदे के लिए ही कह रहा हूँ। वो कहती है, मैं डरपोक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ कि दूसरों के मुँह पर ही उनकी बुराई बता देती हूँ। लेकिन मुझे उसकी यह आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन आज तक मैं उसकी इस बात को नज़रअंदाज किया करता था। उसकी इन हरकतों की वजह से आजकल मैं उससे कुछ खींचा-खींचा रहने लगा था। कम से कम इंसान बोलने से पहले थोड़ा तो ख़्याल रखना चाहिए कि सामने वाले को उसकी बात बुरी भी लग सकती है। मैं आजकल अपनी दुकान में थोड़ा कम ध्यान देने लगा था। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहने लगा कि मैं भगवान में विश्वास करने वाला आदमी था। दुकान खोलने से पहले मैं भगवान की आरती किया करता था। भगवान मेरी बिज़नेस खूब फले-फूले, लेकिन लगने लगा था कि जैसे भगवान मुझसे नाराज़ हो गए हैं। दिन इसी तरह गुज़र रहे थे। एक दिन मैं दुकान पर बैठा ही था, कोई भी ग्राहक नहीं आए। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन एक भी ग्राहक की शक्ल अब तक मैंने देखी ही नहीं। गर्मी के दिन थे और गर्मी के मारे बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। लाइट भी चली गई और हाथ में पंखा चला रहा था। मेरी नज़र सामने वाली दुकान पर गई गई हुई थी। एक के बाद एक ग्राहक आ रहे थे और ढेर सारी खरीदारी करके जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि मेरी दुकान छोटी थी या अच्छी नहीं थी। मेरे पास हर तरह का कपड़ा मौजूद था, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास कम ही आते थे। मैं अभी उस दुकान पर नज़रें जमाए बैठा हुआ था। तब अचानक एक तरफ से एक भिखारन आकर मेरी दुकान के सामने खड़ी हो गई और हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांगने लगी। मगर मेरा ध्यान तो सामने वाली दुकान की ही तरफ था। मेरे दिल में के एकदम से भगवान से शिकायत कर दी कि मेरी दुकान पर आकर कोई क्यों नहीं आता है। तभी वह भिखारन ने ऊंची आवाज़ में कहा, बाबूजी, मुझे कुछ कपड़े दे दो। उसकी तीखी और तेज आवाज़ सुनकर मैं चौंक कर उसे देखने लगा और देखता ही रह गया। वो ऊंची, लंबी, एक जवान और खूबसूरत औरत थी, जिसका एक पुराना सा सूट पहन रखा था, जो काफ़ी गंदा हो चुका था और पुरानी सी चप्पल थी, जबकि उसके गोरे रंग पर काफ़ी जच रही थी। नाक में एक लोभी दमक रही थी, जो उसके गोरे-गोरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर जगह-जगह मिट्टी लगी हुई थी, फिर भी वह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया, बस देखते ही चला गया। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि उसे देखकर दिल ही नहीं भर रहा था। उसने मुझे खोया हुआ देखा। फिर से उसने, बाबूजी, कुछ कपड़े दे दो ना, ज़ोर से कहा। मैं भिखारन हूँ। उसकी विनती सुनकर मैं होश में आ गया, उसकी तरफ ध्यान दिया। वह हसरत भरी निगाहों से मेरी दुकान पे लगे हुए कपड़ों को देख रही थी। मैंने कहा, दे दूंगा, पहले यह बताओ कौन हो तुम? उसने कपड़ों में नज़र हटाकर मुझे देखा और कहा, मेरा नाम रानी है, मैं भिखारन हूँ। मुझे उसका नाम काफ़ी प्यारा लगा था। मैंने फिर से पूछा, कहाँ से आई हो? उसने बताया कि यहाँ के कुछ दूर एक वीरान जगह पर मेरा बसेरा है, वहाँ पर झोपड़ी में रहती हूँ। मैंने यह सुनकर सर हिला दिया। अरे खूबसूरत सा सूट उसे निकाल कर दे दिया कि यह लो। कपड़े लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अपनी थैली में डालते और उसने फिर मुझे धन्यवाद बाबूजी कहा। उसने मेरे द्वारा दी गई चुन्नी को अपने सर पे डाल दिया और कहने लगी, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं अच्छी लग रही हूँ ना? मैं सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ ना? मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ ना? कई बार उसने ऐसा कहा। मैंने कहा, हाँ, अच्छी लग रही हो। उसने एक बार फिर मेरा धन्यवाद किया। उसने वह कपड़े ठीक से करके थैली में डाले और मुंह में कुछ गुनगुनाती हुई दुकान से निकलकर अपने रास्ते पर चली गई। उसकी गुनगुनाहट और चेहरे पर छाई हुई खुशी में खो गया।
खो गया था। अभी उसके गए हुए 5 मिनट ही हुए थे। एक औरत कपड़े लेने के लिए आ गई और फिर मैंने उस भिखारन का ख़्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और उस औरत को कपड़े दिखाने लग गया। अभी मैं उससे फ्री ही हुआ था, 2-3 औरतें फिर आ गई और कपड़े देखने लग गई और फिर यह सिलसिला चलता ही गया। अब ग्राहक जाता ही नहीं कि दूसरा आ जाता और फिर सारा दिन यही हाल रहा। मेरी दुकान पर ग्राहक बढ़ते ही गए थे, जा रहे थे। एक के बाद एक ग्राहक आ रहे थे और एक-एक कर ग्राहक कम से कम 5 से 6 सूट खरीद कर जा रहे थे। तब मेरे पास इतना समय ही नहीं लगा, मैं बैठकर अपने सामने वाली दुकान को भी देख पाता कि दुकान पर कितने ग्राहक आ रहे हैं और कितने ग्राहक जा रहे हैं। सारा दिन मेरे पास ग्राहकों का लाइन लगा हुआ था। शाम तक मेरे पास सारे कपड़े बिक चुके थे और आज पहली बार इतने ग्राहकों को निपटा कर और लगभग खाली दुकान को देखकर मैं बहुत हैरान, ज़्यादा ही हैरान हो गया। क्या यह सब कैसे हो गया कि एक दिन में ही इतने सारे ग्राहक आ गए और सारी दुकान खाली हो गई। मैंने सारे पैसों को इकट्ठा किया और उन पैसों से ढेर सारे कपड़े खरीद कर अपनी दुकान में फिर से मैंने भर ली। बाकी बचे हुए पैसों को घर लेकर गया और अपनी पत्नी को जाकर सब बताया, जिस पर वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई और भगवान का उसने धन्यवाद किया। अगले दिन रूटीन के मुताबिक मैं फिर दुकान पर पहुंचा और ग्राहकों का इंतज़ार करने लगा, लेकिन उस दिन फिर से वह भी कारण सबसे पहले मेरी दुकान पर आ खड़ी हो गई। लेकिन मैं यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने कल वाली गंदी ही सूट पहन रखी थी कि कल मैंने उसे एक नया सूट दिया था, फिर भी वह गंदा पुराना सूट पहन कर आ गई। लेकिन वह मुझे अच्छी लगने लगी थी और उसको देखते ही मुझे अपना दिल हल्का सा महसूस होता था। उसने कल की तरह आज फिर कहा, बाबूजी मुझे कपड़े दे दो ना। कितने नरम और प्यार से शब्दों से मुझे मांगती कि मना ही नहीं कर पाता था। ऊपर से उसका हसीन चेहरा और उसकी मासूमियत देख कर तो मैं इनकार करने का दिल ही नहीं करता था। मैंने आज भी बिना कुछ कहे उसे कपड़े दे दिए। आज उसने फिर मेरे द्वारा दी गई चुन्नी को अपने सर पर डाल दिया। नीले रंग के कपड़े थे और चुन्नी भी नीले ही रखी थी। उसके गोरे गोरे रंग पर बहुत ज़्यादा जच रही थी, बहुत ज़्यादा खुलकर दिख रही थी। उसने फिर पूछा, बाबूजी मैं कैसे लग रही हूँ? मैंने कहा, हाँ तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। मेरी बात सुनते ही वह झट से कपड़े उठाती हुई दुकान से बाहर निकल गई और मैं देर तक उसे जाता हुआ देख रहा था। उसके जाने के बाद आज फिर से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैं दिन भर इतना बिजी रहा, एक के बाद एक ग्राहक आते ही रह गए। मैं थक गया। तभी दोपहर में खाने का समय भी हो गया, मगर अब तक भीड़ जमा जमा लगी हुई थी और कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि अकेले तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो कोई लड़का काम पर रख लेता हूँ। उस दिन भी मेरी दुकान में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो गई। बहुत ज़्यादा खुश था। उसी शाम को एक लड़के को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख दिया। मैंने उसे बोल दिया कि मैं महीने की तुम्हें तनख्वाह दे दूंगा। वो राजी हो गया। उसी तरह लड़का मेरी दुकान पर काम करने लगा। ज़िंदगी रूटीन के मुताबिक गुजर रही थी और मेरी दुकान दिनों दिन तरक्की करती जा रही थी। लेकिन भिखारन रोज़ आती और मुफ्त में कपड़े लेकर चली जाती, लेकिन मैंने कभी उसे नए सूट पहनते हुए नहीं देखा था जो मैं उसे दिए हुए थे। उसने उनमें से एक भी सूट नहीं पहना था, बल्कि हमेशा और अपना गंदा और पुराना ही सूट पहन कर आया करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वह क्यों मेरे दिए कपड़े नहीं पहनती है जो उसे हमेशा दिया करता हूँ। वह बात को टाल गई और फिर उसने मुझसे कपड़े लेकर वहाँ से चली गई। मैं भी उसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, उससे इनकारी नहीं कर पा रहा था। इस बात को मैंने अपने घर पर नहीं बताया था, इसका कोई भी ज़िक्र नहीं किया था और ना ही अपनी पत्नी को इस कारण की बात बताई थी। मुझे पता था कि यह बात सुनते मेरी पत्नी मुझे लेक्चर देगी। उससे फ्री में कपड़े क्यों देते हो? और फिर मुझसे कहती कि आगे से कपड़े मत देना। वह भिखारन रोज़ पुराने कपड़े में आती और मुझसे नया सूट लेकर जाती, लेकिन उसके जाते ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ ऐसी लग जाती कि सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी।
मेरी दुकान से इस समय बहुत ही तेज़ी से तरक्की हो रही थी। अब मेरे घर में पैसों की रेल-पेल होने लगी थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती जा रही थी कि उस भिखारन के आने से ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। पहले तो कभी ऐसा ही नहीं हुआ था। मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आते थे, बल्कि हर समय खाली ही बैठा रहता था और सामने वाली दुकान को देखता रहता था। जहाँ हर समय भीड़ लगी रहती थी, उसी लालच में रोज़ भिखारन को फ्री कपड़े दिया करता था। लेकिन अब मुझे शक होने लगा। कुछ सोचकर मैंने इस मामले के बारे में पता लगाने का सोचा। आखिरकार पता तो करो कि यह सब के पीछे का कारण क्या है। और फिर एक दिन जब वो मेरी दुकान पर आए तो कहा, बाबूजी मुझे कपड़े दे दो ना। मैंने उससे नया सूट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन उसे सूट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, पहले तुम यह बताओ कि तुम कौन कौन हो और इन कपड़ों को क्या करती हो, इसके बाद ही मैं तुम्हें कपड़े दे दूँगा। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी-सी घबरा गई और बोली, मैं पहनती हूँ। मैंने थोड़ा और ज़्यादा गुस्सा होकर कहा, मैंने तुम्हें भी कभी नए कपड़े पहनते हुए नहीं देखा, बल्कि तुम तो हमेशा इन्हीं गंदे और फटे पुराने कपड़ों में ही रहती हो। वो कहने लगी, बाबूजी, मैं अपनी शादी के लिए उन कपड़ों को इकट्ठा कर रही हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे ज़्यादा शायद वह सच कह रही हो, तभी खामोशी से कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। वह कपड़े लेकर बाहर चली गई, लेकिन मैंने भी उसकी सच्चाई जानने के बारे में ठान लिया था। मैंने अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़के को दुकान पर बिठाया और मैं अपनी जीन्स और शर्ट उतार कर अपनी दुकान से एक नया कुर्ता पैजामा निकाल कर पहन लिया और चेहरे पर मास्क भी लगा लिया। मेरे साथ काम करने वाला लड़का मुझे इस तरह हुलिया बदलता हुआ देखकर चौंक गया और पूछने लगा कि यह सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, मगर मैंने उससे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और दुकान से बाहर निकल गया और उसे दुकान पर ख्याल रखने के लिए कहा। बाहर निकल गया तो मैंने दाईं तरफ देखा, वह बहुत दूर जा नजर आ रही थी। मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए उसके पीछे जा रहा था। मैं जगह पर जाकर रुक गया, वह भी उस जगह पर जाकर रुक गई और जगह जगह पर वह लोगों से पैसे मांगती थी, किसी से खाने की चीज़ें मांगती थी, किसी से कपड़े, तो किसी से कुछ चीज़ें, कुछ न कुछ मांगती आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने लगातार छुपकर उसका पीछा कर रहा था ताकि सब कुछ मालूम कर सकूं। अभी तक उसको मुझ पर शक ही नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल रखा था। मैं अभी कुछ ही दूरी पर था जब उसने एक बच्चे के पास जाते हुए देखा। उसने अपना थैला नीचे रखा, उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और उसके बाल सहलाती हुई एक बार फिर आगे बढ़ गई। वह पैदल ही जा रही थी और मुझे भी पैदल ही जाना पड़ा। उसके पीछे पीछे ऐसे ही चल रहा था। आधा घंटा लगातार पैदल चलने के बाद वह एक वीरान सी जगह पर जाकर रुक गई, जहाँ ज़्यादा आबादी नहीं थी, बल्कि आबादी ना होने के बराबर ही थी। यहाँ कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई थी और वह भिखारन उन्हीं झोपड़ियों की तरफ जा रही थी। जितनी भी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, एक दूसरे से काफ़ी फासले पर बनी हुई थी। और जब झोपड़ियों के आगे मैं जाता तो झोपड़ियों के आगे पर्दा लगा हुआ था। उसकी वजह से झोपड़ी के अंदर कुछ देख ही नहीं पा रहा था। मैं उसका पीछा कर रहा था और तब वो एक झोपड़ी के करीब पहुंच गई और उसने पर्दा हटाया, लेकिन यह देखकर मेरी जान ही निकल गई कि झोपड़ी के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो रो रहे थे। उनके साथ एक कम उम्र की लड़की भी थी जो उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उन झोपड़ी में इतने बच्चों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया था और मैं शक भी में पड़ गया था। कितने कितने बच्चे उसके नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो तो शादीशुदा भी नहीं लगती है। तो इसका मतलब था कि वह भी कारण बच्चा चोर थी, लेकिन उसके इन बच्चों को चुराया होगा तो अब तक उसको अपने कब्जे में रखकर मैं उन्हें बेच देना चाहती होगी। बदले में उनके माँ बाप से पैसे लेती या फिर उसको अपने साथ भीख मांगने के लिए लेकर जाती और धंधे पर लगा देगी, फिर पैसे कमाती। या फिर ऐसा ही होता होगा कि वह बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेच देती होगी। यह सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी और जब मुझे उन भिखारन के हमदर्दी होने पर खुद पर ही अफसोस हो रहा था। मैं खुद को पूछ रहा था कि उसकी मासूम और खूबसूरत शक्ल देखकर मैं पिघल गया था
और उसे इतने समय से फ्री में कपड़े देता जा रहा था। मैं पेड़ के पीछे छिपा खुद को कोस रहा था, जबकि मेरी नज़रें सामने भिखारन पर ही टिकी हुई थी, जो उस समय उस काम में लगी हुई थी और उस लड़की से कुछ कह रही थी। वह लड़की सर हिलाती हुए बात कर रही थी। बच्चे लगातार रो रहे थे। उसकी वजह से एक भिखारन ने अपनी थैली से फल निकालकर उन्हें दे दिया और वो लगभग 8 से 10 साल के लग रहे थे। अभी उसी को देख रहा था कि बाजू वाली झोपड़ी का पर्दा हटा और वहां से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलकर मैंने देखा वहां भी 8 से 10 बच्चे नजर आ रहे थे। सब बच्चे 9 से 10 साल के तकरीबन लग रहे थे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही थी। और अब उन भिखारन के पास जाकर हाथ हिला हिला कर कुछ कह रही थी, जिस पर वह भिखारन उस बुढ़िया औरत को कुछ बता रही थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी और घबराहट की वजह से मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। मुझे लग रहा था कि यह तो उसका पूरा गिरोह है, बच्चों को लगातार बिजनेस से दूर दूर तक फैला हुआ है। इतने सारे बच्चों को इसके कैद करके रखा हुआ है। मैं वहां से वापस अपनी दुकान पर आ गया और कपड़े बदलकर गहरी सांस भरकर खुद को रिलैक्स करने लगा। वह सब कुछ देखकर मेरा दिमाग खिल गया था और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं काम वाले लड़के को छुट्टी देकर दुकान बंद करके घर आ गया। बार बार मेरी नज़रों के सामने उस मासूम और रोते हुए बच्चों के चेहरे घूम रहे थे, जो उस भिखारन के कैद में थे। वो उसके साथ क्या करने वाली थी, यह सोचकर मेरा शरीर पसीने से भीग गया था। मैंने अपने बच्चों से बात तक नहीं की, वरना दुकान से पहले आते ही मैं सीधा अपने बच्चों से बातें किया करता था, उनके साथ कुछ देर खेलता भी था। मेरी परेशानी मेरी बीवी भाप गई थी। मुझे चुप देखकर मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? पहले तो कभी ये इतना परेशान नहीं हुए थे। पहले तो मैंने इस बात को टाल दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन जब वह जिद पर ही अड़ गई तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया, सिवाय इस बात के कि उसे रोज नए नए कपड़े देता रहता था। अगर मैं उसे यह बात बता देता तो वह मुझे बेवकूफ़ समझकर समझाने लग जाती, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, फ्री में इतने सारे कपड़े क्यों दिए? मेरी सारी बात सुनकर बहुत सोच में पड़ गई कि मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था। अचानक उसने कहा कि सबका हाथ सिर्फ एक ही है, वो है पुलिस। सब कुछ बता दिया जाए ताकि बच्चों को उसी भिखारन के हाँ चंगुल से उसके माँ बाप तक पहुंचा दिया जाए। उसके इस तरह आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी और बच्चे भी अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि वह ठीक तो कह रही थी। यह बात एक दो बच्चों की नहीं बल्कि 20-25 बच्चों की थी और वो उस भिखारन के कैद में थे और अपने माँ बाप से दूर तड़प रहे थे। मैं अकेला उस भिखारन से नहीं लड़ सकता था और फिर उसके पूरे गिरोह को भी कैसे पकड़ पाता मुश्किल था। पुलिस इस सारे मामले को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अगर मैं अकेला ही इस मामले में पड़ता तो शायद खुद ही इस मामले में फंस कर रह जाता। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं उस पर सोच विचार करने लगा। मैं कायम हो गया और नतीजे पर पहुंच गया कि यह मामला पुलिस तक ही जाना चाहिए। अगले दिन वह भी भिखारन सूट लेने के लिए आ गई। मैंने बिना कुछ कहे ही सूट उसे दे दिया। फिर काम वाले लड़के को दुकान में बैठा कर मैं पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुझे आधा घंटा हो गया था और फिर इंस्पेक्टर फ्री होने पर मैंने उनके पास जाकर सारी बातें बता दी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन वह मेरी बात ठीक से सुन ही नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने मेरी बात मान ली और सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा कि वह खुद इस मामले को हैंडल किया करेंगे। पुलिस वाले ने कहा कि तुम हमें बस उस जगह के लोकेशन बता दो, फिर हमारे साथ चलो। मैंने इंस्पेक्टर को उस जगह के बारे में बता दिया और कहा मैं आपके साथ ही आऊँगा ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं। मैं इंस्पेक्टर से कुछ देर बात करने फिर वहां से निकल गया। रूटीन के मुताबिक काम निपटाकर शाम को इंस्पेक्टर का फ़ोन आ गया
कि वो इस समय वहाँ रेड करने के लिए जा रहे है ऐसा उस इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा। फिर मैंने कहा मैं आपके साथ ही चलूँगा ताकि जल्द से जल्द बच्चों को छुड़वाया जा सके और उसके माता-पिता तक उन्हें पहुँचाया जा सके। ऐसा ना हो कि उन बच्चों को छुड़ाने में देर हो जाए और वह बेकारण बच्चों को आगे कहीं पहुँचा दे। उस समय पुलिस थाने से तरफ रवाना हुआ और इंस्पेक्टर के साथ जाकर मिल गया। इंस्पेक्टर पूरी तैयारी में था, 15 पुलिस वालों की टीम तैयार थी और फिर मैंने आते ही उस वीरान जगह की तरफ जाने लगे। वो इंस्पेक्टर रास्ते में मुझे मेरे बारे में पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। मैंने भी बिना कुछ छुपाए उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। फिर वो छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। इस बीच वह मुझे जुर्म करने वालों के बारे में बता रहा था, कैसे लोग एक दूसरे से दुश्मनी कर बैठते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे हैं, अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे को मारने लूटने लगे हैं। नुकसान पहुंचाना तो आम बात हो गई है। वो कहते हैं ना कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। मैं पुलिस इंस्पेक्टर की बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हुआ। बातों बातों में हम उस वीरान किसी जगह पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने गाड़ियों को कुछ देर ही रुकवा दिया और दूर ही रुकवा दिया और पुलिस कर्मियों से कहा कि झोपड़ियों के चारों तरफ से घेर लें। सारे पुलिस कर्मियों ने झोपड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा था क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बाहर आने से मना कर दिया। बाहर आने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा ना हो कि ग्रुप के लोग हमला कर दे, ऐसे में तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। मैं भी गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा और उन लोगों को देख रहा था कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। झोपड़ी को घेर लिया गया था और वह इंस्पेक्टर अभी उन भिखारन को बाहर आने के लिए कह रहा था। इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत और कम उम्र वाली लड़की बाहर आ गई। इंस्पेक्टर ने कहा कि फौरन अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वो तीनों कुछ परेशान सी लग रही थी। मैं दूर बैठा उनके चेहरे के हाव भाव देख रहा था। भिखारन हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से कुछ कह रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर नाम में सिर हिला रहा था। थोड़ी देर में झोपड़ी से बच्चे भी बाहर आ गए। वो सब कुछ देख रहे थे और रो भी रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपने पुलिस को समझाया कि यह तीनों को गिरफ्तार कर दें। इन तीनों को कुछ हुए हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर नज़रअंदाज करते हुए हाथ हथकड़ियाँ डालकर उन तीनों को वैन में डाल चुका था। कुछ देर बाद जो झोपड़ियों की तलाश भी की गई, मगर कुछ भी खास नहीं मिला था। किसी तरह से कोई भी हमला नहीं हुआ था। उनके साथी कहीं छुपकर बैठे हुए थे या कहीं और ही मौजूद थे। सारे बच्चे रो रहे थे, लेकिन उनको जल्दी सी जीप में सवार कर लिया गया और फिर वापस थाने की तरफ चल दिए गए। मैंने इंस्पेक्टर की से बात करके विश्वास लिया कि वह इन बच्चों को उनके घर तक ज़रूर पहुंचा दे। इसके लिए तरह से फाइल तैयार की गई। उन तीनों भिखारिनों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। मैं बहुत रिलैक्स होकर घर वापस आ गया। मैंने एक बहुत ही अच्छा काम कर लिया था। मैं अंदर से बहुत खुश था। अंदर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया, जिसे सुनकर वह भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। चलो, सब कुछ अच्छे से हो गया था और किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मैंने सोचा कि चलो बेसहारा बच्चों को उनके माँ बाप मिल जाएंगे। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर आ गया। रूटीन के अनुसार वह भिखारन आज नहीं आई थी और आती भी कैसे, वह तो जेल में बंद थी। मैं सुकून से बैठा ग्राहक आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन 11 बज गए थे और कोई भी ग्राहक नहीं आया था। मैं सामने वाली दुकान की तरफ देखने लगा, जहां आज मेरी दुकान से भी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। दोपहर से शाम हो गई, मगर सिर्फ एक ही ग्राहक आया था और वह भी सिर्फ एक ही सूट लेकर चला गया। मैंने कुछ परेशान हो गया था, क्योंकि एक बार फिर वही हाल होने लगी थी। वह भी कारण के आने से पहले होती थी। अगले दिन 2-3 दिन तक ऐसे ही निकल गए, मगर दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। कमाई बिल्कुल ना के बराबर होने लगी। मेरी दुकान पर काम करने वाला लड़का भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अगर ऐसा ही रहा तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं भी परेशान था। अगर ऐसा ही रहा तो उस लड़के के काम पर नहीं रख सकता। मैं भला सैलरी उसे कैसे दे दूँगा। मैं सोच में पड़ गया। जिस दिन भिखारन आती थी
उस दिन तो मेरी दुकान में भीड़ की कमी ही नहीं होती थी। अब वो नहीं आ रही तो मेरा काम एकदम ठप हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बद्दुआ लगी है। लेकिन वह मुझे बद्दुआ कैसे देते उसे तो पता ही नहीं था। उसका राज मैंने जाकर पुलिस को बताया है। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था क्योंकि दिन ब दिन मेरी दुकान पर जो लोग आते थे वो भी आना बंद हो गए थे। मैं सारा दिन बैठा रहता था, दुकान पर मक्खियाँ मारता रहता था और ग्राहकों का इंतज़ार करता रहता था। मैं अपनी पत्नी को अपनी परेशानी बताने लगा। वह भी बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गई थी, लेकिन इसका हल तो उसके पास भी नहीं था। हम ग्राहकों को ज़बरदस्ती तो अपने दुकान पर नहीं ले जा सकते थे। अगले दिन मैंने ऐसे ही इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और उस भिखारन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अपना मुंह खोलने को राजी ही नहीं है। उसका यह कहना है कि वो सारे बच्चे उसके अपने हैं। उसके साथ उसकी माँ और उसकी बहन भी है। जो बुढ़िया औरत है वो उसकी माँ है। उसका यह कहना है कि वो उसके बच्चे हैं और वह बच्चों से भीख भी नहीं मंगवाती है और वो चोरी भी नहीं करवाती है। बच्चों को मंगवाने पर भी मजबूर नहीं भी करती है और ना ही वह बच्चों को बेचती है। उसका संबंध किसी भी गैरों से नहीं है। अदालत ने उन तीनों को खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए कहा, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, ना ही झोपड़ी में कुछ मिला कि उनसे यह साबित हो सके कि वह गलत हैं। इस पर इंस्पेक्टर के मुंह में यह सब कुछ सुनकर तो मैं बहुत ही हैरान हो गया। मैंने पूछा कि बच्चों का क्या हुआ, क्या उनके माता पिता मिल गए हैं? वो कहने लगे कि नहीं, उनके माता पिता नहीं मिले। इंस्पेक्टर की यह बात सुनकर मैं और ज़्यादा हैरान हो गया। इन बच्चों को किसी भी माँ बाप अब तक नहीं मिल सके तो अखबार में ऐड भी दे दिया, क्योंकि अब तक कोई इन्हें लेने के लिए नहीं आया था और वो बच्चे बस रोते ही रहते थे और कहते कि उनकी माँ के पास जाना है। मैं भी हैरानी से पूछा कि कौन है उनकी माँ? इंस्पेक्टर ने बताया, वो बच्चे बता रहे हैं कि वो भिखारन ही उनकी माँ है, जिनके खिलाफ आपने गवाही दी है और कहा है कि वो बच्चों को कैद करके रखती है। उस भिखारन को अपनी माँ कहते हैं और बूढ़ी औरत को नानी और उस कम उम्र वाली लड़की को मौसी कहते हैं। इंस्पेक्टर कुछ और भी बोल रहा था, लेकिन मैं तो इतनी सी बात पर ही हैरान हो गया और सुन पड़ गया था कि आखिर यह सब कैसे हो कुछ भी क्या हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और कुछ अजीब सा सोचने लग गया जो हमारी आंखों में छुपा हुआ था। अब तो मेरे दिल में और भी कुछ चलने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ गलत काम कर दिया है। इसके बारे में सोच कर मेरा सर दर्द करने लग गया था, लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं लग रहा था। बच्चों के लिए भी अखबार में ऐड दे दिए, लेकिन किसी ने भी अपना बच्चा नहीं कहा और ना ही कोई बच्चों को लेने के लिए आया था। कुछ सोचकर मैं दुकान को अपने काम करने वाले लड़के के हवाले कर किया और खुद थाने जा पहुंचा और सीधा इंस्पेक्टर के पास जाकर उसे मिलने लगा। खुद इस मामले में उलझा हुआ था। मुझे देखते ही वह सीधा होकर बैठ गया और मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। मैंने कुछ बोलने से पहले ही उसने कहा, बच्चों का तो रो रो कर बुरा हाल है। वह सिर्फ अपनी माँ, नानी और मासी के पास जाना चाहते हैं। मैं उससे जो कुछ भी हो सकता है मैंने पूछ लिया। कुछ बड़े बच्चे थे, उनसे पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने कभी भी उन्हें मारा तक नहीं। वो अपनी नानी और अपनी मासी के साथ ही रहते हैं। और यह नहीं है कि उन बच्चों ने यह भी बताया है कि जब से हमने होश संभाला है, हम उनको ही इन दोनों के साथ ही रहते हुए देखा है। उन बड़े बच्चों ने यह भी बताया है कि कभी कभी माँ किसी नए बच्चे को ले आती है और फिर वो बच्चा हमारे ही साथ रहने लगता है और फिर कहीं नहीं जाता है। हमारी माँ बहुत ही अच्छी औरत है। हमारे लिए खाने पीने, रहने और कपड़ों की व्यवस्था वो खुद ही करती है और हम सब उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बाहर का आदमी हमसे मिलने नहीं आता है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा उलझ कर रह गया था। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा तो इस सब का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर करने लगा, मुझे लगता है आपने जो कुछ भी बताया है वह सिर्फ गलतफहमी है। इन तीनों के खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने
अभी उन तीनों से पूछताछ करने के लिए ले ही जा रहा था, आप आ गए तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। इंस्पेक्टर के साथ इन दोनों औरतों के पास गया तो एक ही जगह पर बंद तीनों की हालत मुझे यह जब बहुत ज़्यादा दया आई। यह मतलब था कि लेडीज इंस्पेक्टर ने उन्हें सब कुछ उगलवाने के लिए उन पर हाथ साफ कर दिया था। मुझे देखते ही खूबसूरत भिखारन जल्दी से मेरी तरफ लपक गई और फिर सलाखों को थाम कर कहने लगी, बाबूजी अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो। मुझे पता था मेरा भगवान मेरे लिए किसी न किसी को मेरी मदद करने के लिए ज़रूर भेजेगा, हमें बचाने के लिए ज़रूर भेजेगा। देखो तुम आ गए हो। उसकी आंखों को विश्वास की पट्टी बंधी देखकर मैं शर्मिंदा हो गया। जिसे वह अपना मददगार समझ रही थी वही तो असल में उसे यहाँ पहुँचाने का जिम्मेदार था। इंस्पेक्टर ने खामोशी से हमें देखा और पूछने लगा, तुम इतने सारे बच्चे अपने पास क्यों रखती हो? आखिर वो बच्चे किसके हैं? उसने कहा कि वो सारे बच्चे मेरे हैं। मैंने थोड़ा गुस्से से कहा कि मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा नहीं हो, इतने सारे बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते हैं। उसने कहा सगे नहीं है तो क्या हुआ, मगर मैंने उन्हें पाला है, यह मेरे ही बच्चे हुए ना। छोटी उम्र से ही मेरा बाप गुजर गया था, हम पहले भी झोपड़ियों में ही रहते थे और मांग मांग कर गुजारा करते थे। माँ बीमार पड़ गई तो मैंने यह अपना सारा पैसा बना लिया, क्योंकि अनपढ़ थी, कभी कोई इज्जतदार नौकरी भी नहीं कर सकती थी। खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि कोई मर्द बुरी नज़र डालने से पहले डरता था। मैं गली गली भीख मांगती तो कोई बच्चा मुझे बेसहारा मिल जाता तो उसके सर पर माँ बाप का सहारा नहीं होता तो मैं वहाँ लेकर चली जाती। सारे बच्चे सड़क के किनारे सोते और भीख मांगा करते थे। कुछ बच्चे तो इतने छोटे थे कि उनको पता ही नहीं था कि वह क्या कर रहे हैं, और कुछ बच्चे तो मुझे ऐसे मिले जो सिर्फ 1 या 2 दिन के थे, शायद किसी के पाप की वजह से इस दुनिया में आ गए हैं और कूड़े के में फेंक दिया जाता था। मैं उन बच्चों को उठा कर लाती और उन्हें पालती थी, उनकी देखभाल करती थी। ऐसे करते करते मेरे पास 20 से 25 बच्चे जमा हो गए। लोग बच्चों को खुद से दूर करते हुए यह भी नहीं सोचते कि यह कितना बड़ा पाप है। अनाथ बच्चों के रिश्तेदार का फर्ज होता है कि वह अनाथ बच्चों की परवरिश करे, मगर आज के दौर में इंसानियत जैसे मर ही गई हो। बच्चों को अनाथ होते हुए देखते रिश्तेदार भी उन्हें भूल जाते हैं। आप इन बच्चों को खुद पूछ लीजिए। मैंने इन बच्चों को पाला है, मेरी बूढ़ी माँ और मेरी बहन ने पाला है। उस भिखारन की बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस हो गया। मैं कितना गलत समझ रहा था। इंस्पेक्टर ने अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट वापस ले ली और उस भिखारन की माँ और बहन बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन उनके तौर पर कुछ समय तक उन पर नज़र रखवाई गई थी। लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा कुछ भी भिखारन ने कहा था। अब इंस्पेक्टर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी जगह पर एक मकान उनके लिए बनवा लिया था, जिसमें वह सारे बच्चे रहने लगे थे। वह मुझे और इंस्पेक्टर को न जाने कितनी दुआएं देती जा रही थी। उन बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के सामान मैं भेजता रहता था और भगवान का करिश्मा फिर से हुआ। मेरी दुकान ग्राहकों से फिर से भीड़ बढ़ने लग रही थी और उस इंस्पेक्टर का भी प्रमोशन हो गया था। मुझे अब समझ आ गया कि यह एक गरीब की दुआओं का काम है, उसका फल है। मैं भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि समय रहते मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।